माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट टीका है, ये वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी का टीका। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल चलते हैं। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं एक बात को कि लीवर जो होती है, लीवर जिसको हम हीपा बोलते हैं, लीवर में जो इन्फ्लामेशन होता है इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो लीवर में इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं और यह इन्फ्लामेशन का कई रीजन होता है। इन्फ्लामेशन होने का रीजन कई होता है। क्या क्या रीजन हो सकता है इसमें इन्फ्लामेशन होने का? रीजन है बैक्टीरिया भी हो सकता है। बैक्टीरिया में लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया है, प्लस अदर कुछ और भी ग्रुप्स के बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है। तो पैरासाइट में एंटोनिया हिस्टोलिटिका है, फैसियोला हिपैटिका है, ये सब क्या होता है? ये भी लीवर में इन्फ्लामेशन करता है। उसके बाद कुछ ऐसे फंगस हैं जैसे कैंडिडा है। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग ड्रग्स के बारे में कि जो ड्रग्स है उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है, अल्कोहल से भी होती है और इसके साथ साथ वायरस से भी होता है। तो इन्फ्लामेशन का कोई एक कारण नहीं है, कई रीजन होती है। जॉन्डिस होने का कोई एक रीजन नहीं है, बहुत रीजन होता है। लेकिन इस सभी में सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा, आपको हेपेटाइटिस, वह मिलता है वायरस की वजह से, वायरस से, है ना। और वायरस में भी हेपेटाइटिस वायरस जो होती है ये 5 वेराइटीज का होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। अब जरा देखिए, ये पांचों अलग अलग वायरस है, एक तरह का नहीं है। सभी वायरस अलग अलग तरह के हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस सबसे कॉमन होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस सबसे कॉमन होता है और हेपेटाइटिस बी सबसे डेंजर होता है। देखिए दोनों में कितना अंतर है। हेपेटाइटिस ए सबसे कॉमन वायरस है, हेपेटाइटिस बी सबसे डेंजर वायरस है और हेपेटाइटिस सी भी डेंजर है लेकिन थोड़ा इससे कम है। हेपेटाइटिस डी है भी बहुत कम है, हेपेटाइटिस ई बहुत कम है। यानी यहाँ पर 2 वायरस के बारे में बात हो रही है। एक हेपेटाइटिस ए वायरस जो कि मोस्ट कॉमन वायरस है और ये हेपेटाइटिस बी जो मोस्ट डेंजर वायरस है। बाकी वायरस है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस ए वायरस होता तो है, इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। लेकिन ये वायरस जो होती है कुछ ही दिन में इसकी यह बॉडी से रिमूव हो जाता है। अगर मैनेजमेंट किया गया, ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये वायरस जो होता है बॉडी से ठीक हो जाता है। आता भी है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से और प्लस 1 महीना के अंदर जो होता है ये बीमारी ठीक हो जाती है। चलिए बात चलते हैं, जो मेन हम लोग को चलना है आज, यह हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, यह बहुत डेंजर वायरस होता है। इतना डेंजर वायरस है, इसका एंटीजेनिक कैरेक्टर 4 होता है। इसका एंटीजेनिक कैरेक्टर देखिएगा, एक होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। एक होता है हेपेटाइटिस बी प्लाज्मा एंटीजन, एक होता है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, एक होता है हेपेटाइटिस बी न्यूक्लियर एंटीजन। यानी कि कई वेराइटीज का इसका एंटीजेनिक कैरेक्टर होती है इस हेपेटाइटिस बी में। और ये वायरस हमारे बॉडी में कंटामिनेटेड नीडल, ब्लेड, सीजर या फिर अदर सेक्सुअल ट्रांसमिशन और भी क्लोज कांटेक्ट होने के कारण जो होता है हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। यह इंटर करने के बाद ब्लड के माध्यम से होते हुए लीवर में आता है और लीवर में हेपेटाइटिस बी कुछ महीनों बाद, जल्दी नहीं, कुछ महीनों के बाद यह धीरे धीरे वहां पर इन्फ्लामेशन करता है, लो ग्रेड का इन्फ्लामेशन करता है। इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद लीवर में सिरोसिस होती है और लीवर में कैंसर भी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है यह एक ऐसा वायरस है जो कैंसर भी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में और हेपेटाइटिस बी लीवर के सेल में जाकर के कैंसर भी बना देता है। तो हेपेटाइटिस बी जो होती है ये इतनी खतरनाक है, इसका इलाज है भी नहीं और लीवर को बर्बाद कर देता है पूरी तरह से। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि इतनी खतरनाक बीमारी, और हम कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन हो पाएंगे, किस जगह प्रोटेक्शन हो सकते हैं? टैटू मार्किंग करते हैं वहां से भी आ सकता है, कहीं सैलून में जाते हैं
वहां से भी हो सकती है, तो वहां से भी आ सकता है ना, क्योंकि मान लीजिए आपसे पहले कोई हेपेटाइटिस बी का मरीज से भी कराया हो, क्या उसके इंस्ट्रूमेंट पे लगेगा नहीं, वायरस तो अटैच करेगा ही ना। और आप गए, आप भी कहीं बाद में कट गया कहीं पे, तो हो सकता है कि चला जाए। तो प्लस इसके आने का कई सोर्स होता है। नीडिल वगैरह तो करो, चलो बात हुई कि डिस्पोजेबल यूज करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले चलो कम से कम इतना है कि जांच करके लोग कराते हैं, सर्जरी से पहले लोग करा लेते हैं। लेकिन अब बताइए हमें कि सैलून में कहाँ से प्रिवेंट हो पाएंगे, वहां तो आपको कहीं ना कहीं सकती है। दूसरी चीजें, कोई पर्सन हेपेटाइटिस बी का एक्सीडेंट कर गया सपोज दैट, और आप गए उठाने के लिए, आपके हाथ पैर में कहीं से इंजुरी हो गई, तो वायरस प्रवेश कर ही जाएगा यहाँ भी। तो इसीलिए बता रहे ना कि हम कहाँ कहाँ बचेंगे, किस किस जगह पे बचेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इससे बढ़िया यह है कि हम इसका अगर टीका ले लेते हैं, अगर बाय द वे वैक्सीन अगर ले लेते हैं, तो हम कम से कम इतना तो है कि जितना चांसेस होने की होगी उतना तो चांसेस नहीं होगा ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस वायरस से बचने के लिए, इस डिजीज से बचने के लिए हम टीका ले लेते हैं, वैक्सीन ले लेते हैं। क्योंकि हम अगर टीका नहीं लेंगे तो हमें क्या हो सकता है, मेरा लीवर को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि इसकी टीका हम कैसे लेते हैं। खास करके इतना याद रखिएगा कि जो भी मेडिकल लाइन में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं, जो लैब में वर्क करते हैं, जिनके घर में रिलेटिव में कोई हेपेटाइटिस बी हो, इन लोगों को तो टीका जरूर लेना चाहिए। याद रखिए इस बात में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इसको लेना कब चाहिए, इसका एक नॉर्मल एज क्या होती है। देखिए नॉर्मल एज जो होती है, ऐसे यह बर्थ से लेकर के और 2 साल तक इसका नॉर्मल एज होता है, देखिएगा। लेकिन अगर नहीं लिए हैं तो आप कभी भी ले सकते हैं, एनी एज, कभी भी इस वैक्सीन को आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई अति नहीं है, आप इसको कभी भी ले सकते हैं। लेकिन ये होता है कि इस एज में लेने पर क्या होता है कि थोड़ा जो बॉडी में मेमोरी सेल और जो होती है ना, एंटीबॉडी थोड़ा अच्छा बनता है। लेकिन बाकी हम लोग अगर कभी भी किसी भी एज में आप ले सकते हो। अगला होता है इसका नंबर ऑफ डोज। इसका नंबर ऑफ डोज कितना होता है, देखिए इसको हम कितना लेते हैं। देखिए 2 तरह का पर्सन होता है, पेशेंट नहीं, पर्सन। एक पर्सन होता है जो नॉर्मल होता है, और एक होता है हाई रिस्क होता है। नॉर्मल किसको बोलते हैं, नॉर्मल पर्सन किसको बोलते हैं, नॉर्मल पर्सन बोलते हैं कि जो ना हॉस्पिटल ड्यूटी करता है, ना लैब में काम करता है, ना जिसके रिलेटिव में कोई ना कोई हेपेटाइटिस बी हो, उसको नॉर्मल बोलते हैं। और हाई रिस्क किसको बोलते हैं, हाई रिस्क बोलते हैं कि जो हॉस्पिटल ड्यूटी करता है, जो जिसके रिलेटिव में कोई हो, तो उसको हाई रिस्क बोला जाता है। देखिए तो नॉर्मल वालों को क्या करते हैं, 4 डोज लेते हैं, और हाई रिस्क वाला को बोलते हैं 5 डोज लेने के लिए बोलते हैं। तो नॉर्मल वाला कैसे कैसे लेता है, देखिए पहले लेते हैं 0 मंथ, उसका 1 मंथ, 6 मंथ और 24 मंथ। याद रखिएगा, ये लेते हैं 0, 1, 6 एंड 24 मंथ। इसमें लेंगे नॉर्मल पर्सन को। हाई रिस्क वाला को कैसे लेते हैं, 0, 1, 2, 12, 24, यानी कि उसको 5 डोज देंगे। एगो 0 मंथ में जो लेंगे, उसके 1 महीना के बाद, उसके 1 महीना के बाद, उसके 12 महीना के बाद, उसके 24 महीना के बाद। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इस कैटेगरी से उसको हम लोग लेते हैं। अगर इसमें प्लस माइनस हम लोग 5 दिन जा सकता है, याद रखिएगा, प्लस माइनस, क्योंकि मल्टी डोज है। अब इसमें क्या होता है कि कभी हो सकता है कि जिस दिन वैक्सीन लेना था उस दिन सपोज टाइम नहीं मिला, हो सकता है उस दिन बुखार लग गया हो, तो इसीलिए क्या होता है कि उस दिन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ डोज होता है। अब इसके बाद क्या होता है, अगला नंबर डोज के बाद इसको जो है टाइम बता दिया आपको, कब लेगा, एज तो बता ही दिया आपको हम लोग। अब आता है बात अमाउंट का, कितना इसको लेते हैं। देखिए तो हेपेटाइटिस बी में 2 तरह का होता है, एक होता है बिलो 12 ईयर, 12 साल से कम होता है तो कितना लेते हैं, 0.5 ml, 12 साल से कम होगा तो 0.5 ml लेते हैं। और एबव 12 ईयर, इसमें कितना लेते हैं, 1 ml लेते हैं। याद रखिए, अगर 12 साल से ऊपर है तो कितना लेते हैं, 1 ml। अब तो ये हमें डोज भी समझ में आ गया कि कब कब लेना है, और इसमें हम लोग एज भी समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट जो कंडीशन आता है इसमें, अब आता है इसको साइट, कहाँ पे लेते हैं इसको। देखिए इसको लेते हैं या तो थाई में, या लेते हैं डेल्टोइड में। याद रखना है, कभी भी बटक पे, मतलब कि ग्लूटियल मसल्स पे कभी भी वैक्सीन नहीं लेते हैं।
यहाँ पे कहाँ लेते हैं हम लोग, या तो थाई में लेते हैं तो डेल्टा में लेते हैं। कैसे लेते हैं, आईएम, आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। तो बच्चों को देंगे तो कहाँ देंगे, थाई में। एडल्ट को देंगे तो कहाँ देंगे, डेल्टोइड में देते हैं, याद रखना है। हाँ, ग्लूटियल में कभी भी नहीं देना चाहिए। और आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर देंगे। हम लोग क्या करते हैं, 80 डिग्री पर एंगल पे लेकर के, और तो क्या करते हैं हम लोग अंदर में इंसर्ट कर देते हैं। 24 नंबर का जो आता है ना, 24 गेज का जो निकला होती है उसे ले लेते हैं। अब जो आता है बात यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट, अगर इसको लेने के बाद कुछ दिक्कत होती है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई साइड इफेक्ट है ना कोई एडवर्स इफेक्ट है। अब आता है प्रिकॉशन, सुई लेने के बाद कम से कम 24 घंटे तक वहां पे, या पहले गर्म पानी से स्नान नहीं करना है, पहली जहां पे सुई लिए वहां पे हॉट एप्लीकेशन नहीं कराना है, कम से कम 24 घंटा तो याद रखना है। और अगर 3 दिन अगर कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है। दूसरा, अगला कंडीशन, डायरेक्ट धूप में नहीं जाएंगे, हॉट कंडीशन या धूप में नहीं रहते हैं, ये भी हमको याद रखना होगा। ज्यादा पसीना को बहाना नहीं चाहिए। अगला नेक्स्ट कंडीशन, वैक्सीन लेने के बाद कोई भी जैसे 24 घंटा या 48 घंटा तक ना एंटीबायोटिक्स या कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो ये सब जो होता है वहां पे हम लोग नॉर्मल प्रिकॉशन बोलते हैं। बाकी बातें हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वैक्सीन में।